हेलो, नमस्ते एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द क्लासमेट गुरु चैनल पे आप सभी का स्वागत है द हिंदू के नए सेशन के साथ। आज फिर हम हाजिर हैं नए न्यूज़ के साथ में, नए जो टॉपिक्स हैं उसको लेकर के। चलिए डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट है कुछ आज के आर्टिकल्स, जैसे कि इलेक्शन का टाइम है, ईवीएम और वीवीपैट को लेकर के बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चल रही है। अपोजिशन और साथ के साथ में जो अभी सत्ताधारी पार्टी है वो दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं इसको लेकर के। तो हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग क्या वर्डिक्ट आई हुई है। आज जो है न्यूज़पेपर में ईवीएम से रिलेटेड 2-3 अलग अलग वर्डिक्ट आई हुई है सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि कल जो है मामला पिटिशन डला हुआ था ईवीएम से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड कुछ अच्छी न्यूज़ आई हुई हैं, उसको हम देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है ये देखेंगे, और भी बहुत सारी न्यूज़ है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे आज के इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स के साथ। हाईलाइट्स देखेंगे, उसके बाद एग्जाम से रिलेटेड जो वहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकते हैं उसको हम देखेंगे। तो बिना वक्त गवाए हुए चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा को। और सबसे पहले हम देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स क्या हैं। तो सबसे पहली हमारी हाईलाइट क्या है, ईवीएम से रिलेटेड है। स्टार्टिंग के 2-3 आर्टिकल्स जो है वो ईवीएम से ही रिलेटेड है। तो मैं तीनों को क्या करूँगी, कंबाइन करके पहले तो बता दूंगी कि क्या उसमें न्यूज़ है, उसके बाद हम ईवीएम और वीवीपैट के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेंगे कि कब ये ओरिजिनेट हुआ, किस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहली हाईलाइट क्या है, SC बैक्स ईवीएम रूल्स आउट रिवाइवल ऑफ पेपर बैलेट। तो अभी जो है सुप्रीम कोर्ट में ये डला हुआ था पिटीशन ईवीएम को लेकर के साथ में जो पेपर बैलेट सिस्टम पहले चलता था उसको फिर से लाने के लिए अपोजिशन पार्टी ने साथ के साथ जो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है, जो ADR है, उसने पिटिशंस डाली थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी राहत दे दी है केंद्र सरकार को और बोला है कि ईवीएम में हमेशा गड़बड़ी हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, और किसी भी चीज़ पर बिल्कुल आंख बंद करके अंधविश्वास भी नहीं करना चाहिए, और आंख बंद करके उसको क्या कहते हैं गलत भी नहीं ठहराना चाहिए। एक विश्वास लेकर के चलना चाहिए। और साथ के साथ में ये भी बात बोली है कि पेपर बैलेट को वापस से लेकर आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो गई है, तो हमें तकनीक के साथ आगे बढ़ना है। तो रिलेटेड क्या मामला है उसको हम इन डिटेल देखेंगे। उसके बाद हमारी अगली हाईलाइट क्या है, अगली हाईलाइट है ह्यूमन एरर कैन ऑक्योर इन ईवीएम वीवीपैट सिस्टम। कोर्ट ने पहली बात तो ये बोली है कि ईवीएम को क्या कर सकते हैं, हम बिल्कुल आंख बंद करके उसको नकार भी नहीं सकते हैं, लेकिन एक ये भी बात बोली है कोर्ट ने अपने एक अलग वर्डिक्ट में कि ह्यूमन एरर कई बार हो जाते हैं। तो एक मामला है आपको अभी मैं बताऊंगी, जिसमें कि प्रीवियस कुछ साल में ईवीएम के थ्रू चुनाव हुआ था और वहाँ पर एक अधिकारी की गलती की वजह से कुछ एरर आ गए थे। तो वहाँ पर कोर्ट ने इसको रिलेट करते हुए बोला है कि ह्यूमन एरर पॉसिबल है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ह्यूमन एरर हो, और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि ईवीएम गलत ही हो। तो क्या मुद्दा है उसको हम देख लेंगे। अगली हमारी न्यूज़ क्या है, एंटरिंग सिम्बॉल्स इन वीवीपैट यूनिट्स कैन नॉट बी इक्वेटेड विथ अपलोडिंग सॉफ्टवेयर। तो देखिए क्या होता है, जब भी इलेक्शन पास में आता होता है तो उसके 15-20 दिन पहले क्या होता है, ईवीएम मशीन में सिंबल्स और जो नाम होते हैं उम्मीदवार के उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू इंस्टॉल किया जाता है। तो उससे रिलेटेड एक कोर्ट की एक वर्डिक्ट आई हुई है जिसमें बात की गई है कि जो भी सिंबल्स हैं वो एक जैसे समान नहीं होने चाहिए, मतलब कि उसमें अंतर होना चाहिए, सो दैट क्या हो, किसी भी व्यक्ति को जो भी मतदाता है वो वोट देने जाएगा तो उसको ये पता हो कि ये पर्टिकुलर सिंबल जो है वो इस पार्टी का है, कोई कन्फ्यूज़न की स्थिति ही ना रहे। इसका पूरा मुद्दा क्या है, मेन मकसद क्या है कि चुनाव में पारदर्शिता होनी चाहिए। किसी भी तरीके से किसी भी पार्टी को ऐसा ना हो, जैसे कि आपने देखा होगा कि एडिडास के नाम पे जो मेन कंपनी होती है, पेरेंट कंपनी होती है, उसके कॉपी वर्जन भी एडिडास के बिकते होते हैं। उसी तरीके से होता है कि कई सिंबल मिलते जुलते होते हैं। कई लोग जो बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, जो सिर्फ चिन्ह देख करके, सिंबल देख करके वोट देने के लिए जाते हैं, तो कन्फ्यूजन की स्थिति में क्या होता है, जिस पार्टी को वो देना चाहते थे उसको ना दे करके किसी और पार्टी को वोट दे देते हैं। तो उसी से रिलेटेड कोर्ट ने बोला है कि जो सिंबल्स हैं बिल्कुल समान नहीं होने चाहिए, बिल्कुल उसमें अंतर होना चाहिए। साथ के साथ इससे रिलेटेड कुछ और 1-2 वर्डिक्ट हैं, तो उसको हम इन तीनों को कंबाइन करके देखेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि वीवीपैट का ईवीएम का क्या मैकेनिज्म है, वो कैसे काम करता है। ठीक है, क्योंकि हमारे लिए क्वेश्चन फैक्चुअल ही बनेगा यहाँ से। अगली हमारी हाईलाइट क्या है, सुप्रीम कोर्ट सीक्स EC रिप्लाई ऑन पिटीशन फॉर फ्रेश पोल इन इफ नोटा गेट्स मोस्ट वोट। तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से पूछा है, रिप्लाई मांगा है कि अगर इस बार जो इलेक्शन होने वाले हैं, आम चुनाव होने वाला है, अगर उसमें नोटा को सबसे ज़्यादा वोट मिल जाएंगे, नोटा मीन्स नन ऑफ द अबव, यानी कि जो भी उम्मीदवार होते हैं साथ के साथ में, जैसे कि उम्मीदवार A, B, C होता है और लास्ट में जो D ऑप्शन में होता है नोटा, यानी कि इनमें से किसी को भी नहीं चुननी चाहती है जनता
जनता, ये वाला जो ऑप्शन होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से मांगा है जवाब कि अगर नोटा को सबसे ज़्यादा वोट मिल जाते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, आपके पास क्या मैकेनिज्म है इसके लिए। तो देखेंगे क्या न्यूज़ है, उसको हम थोड़ा सा देख लेंगे। उसके बाद हमारी अगली हाईलाइट क्या है, फूड सोल्जर्स ऑफ केरला साइलेंट रिवॉल्यूशन अगेंस्ट वेस्ट। तो ये वेस्ट मटेरियल से रिलेटेड है। अगर आज ये नहीं हो पाएगा तो इसको मैं कल ज़रूर अच्छे से कर दूंगी कंटिन्यू, क्योंकि कल एडिटोरियल नहीं आएगा, संडे है तो साइंस बेस्ड एडिटोरियल रहेंगे, साथ के साथ में हम इसको भी कल डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हमारी अगली न्यूज़ क्या है, अडॉप्ट ज़ीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म इंडिया एट एससीओ मीटिंग। तो अभी जो है एससीओ की मीटिंग हुई है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसका फुल फॉर्म है, उसकी मीटिंग हुई है। इंडिया ने उसमें पार्टिसिपेट किया है और वहाँ पर जो है जो टेररिज्म है उसके लिए ज़ीरो टॉलरेंस की बात की गई है। मतलब कि किसी भी तरीके से आतंकवाद को, टेररिज्म को अब नहीं सहन किया जाएगा, इसके बारे में बात की गई है। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एससीओ इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको देख लेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं कि एससीओ का फॉर्मेशन कब हुआ है, उसमें कौन सी मेंबर कंट्रीज़ हैं, लेटेस्ट में कौन सा मेंबर जुड़ा है उसमें, साथ के साथ में बैठक के लेटेस्ट कहाँ पर हुई हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम अपने एग्जाम को ध्यान में रख करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगली हमारी न्यूज़ क्या है, स्टडी से सोलर रेडिएशन अवेलेबल फॉर प्रोड्यूसिंग पावर फॉलिंग इन इंडिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जीएस पेपर 3 में आपके जो साइंस वाला सेक्टर है, साथ के साथ में इकोनॉमी में भी ये रिलेट करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पावर जनरेशन की बात हो रही है, किसके थ्रू, सोलर रेडिएशन के थ्रू। तो बात की गई है कि अभी जो इंडिया में सोलर रेडिएशन के थ्रू पावर जनरेशन है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। कम होने का कारण क्या है कि जो भी पैनल लगे होते हैं सोलर रेडिएशन, आपने देखा होगा कि ब्लू कलर की एक छतरी जैसी होती है, जगह जगह पे वो पैनल्स लगे होते हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि वहाँ पर सोलर रेडिएशन कम आ रहा है। अब आप ये सोचेंगे कि गर्मी तो बढ़ रही है लेकिन सोलर रेडिएशंस कम कैसे आ रहे हैं, तो वो इस तरीके से होता है कि कुछ एंगल का इशू हो रहा है जिसकी वजह से सूर्य की किरणें वहाँ पर नहीं पहुँच पा रही हैं। इस वजह से क्या हो रहा है, सोलर रेडिएशन कम मिलने की वजह से सोलर के थ्रू पावर जनरेशन भी कम हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है इंडिया के लिए स्पेशली। क्यों? क्योंकि हमारे पास, हमें पता है कि सबसे ज़्यादा हम कोल पर डिपेंड करते हैं पावर जनरेशन के लिए, और कोल क्या करता है, एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म करता है। तो हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, और रिन्यूएबल एनर्जी में क्या आता है, सोलर का बहुत बड़ा रोल है ना। सबसे ज़्यादा अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी पर ध्यान देने की बात करते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हम जो हैं ट्रॉपिकल एरिया हमारा है, ज्योग्राफिकल एरिया जो है वो ट्रॉपिकल क्षेत्र में आता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में हम आते हैं, और हमको सबसे ज़्यादा सूर्य की किरणें या सनलाइट मिलता है। तो हम हमेशा ये फोकस करते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू हम क्या करें, सोलर रेडिएशंस का यूज़ करके पावर जनरेट करें। और अगर इसमें भी कमी हो रही है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न का कारण है, कंसर्न का मुद्दा है। तो देखेंगे इसको क्या इसमें बात कही गई है। उसके बाद में हमारी अगली हाईलाइट क्या है, इंडियाज़ पेटेंट फाइलिंग क्लेम्ड 24.6% to 83,000 इन फाइनेंशियल ईयर 2023। नेस्कॉम की एक रिपोर्ट आई है, नेस्कॉम क्या है उसके बारे में देखेंगे। और नेस्कॉम की रिपोर्ट में बताया गया है कि इंडिया में जो पेटेंट फाइलिंग है वो अभी बढ़ गई है, कितने, 24.6% की। यानी कि कहीं ना कहीं इसका एक तरीके से दूसरा एंगल ये देख सकते हैं कि हमारे यहाँ अब क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा तकनीकी रूप से विकास हो रहा है। नेस्कॉम बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम करता है, तो उसने बताया है कि इंडिया में पेटेंट फाइलिंग का जो रेशियो है वो बढ़ गया है, और ये अच्छी बात है। तो देख लेंगे हम क्या न्यूज़ है, उसके बाद हम नेस्कॉम के बारे में देख लेंगे, साथ के साथ इंडिया में पेटेंट के लिए क्या व्यवस्था है, कौन से एक्ट के थ्रू पेटेंट दिया जाता है, इसको देख लेंगे। अगली हमारी न्यूज़ क्या है, साउंडिंग द गेवल ऑफ क्यूरेटिव ज्यूरिसडिक्शन। ये एक एडिटोरियल आया हुआ है क्यूरेटिव ज्यूरिसडिक्शन के बारे में। क्यूरेटिव ज्यूरिसडिक्शन को हिंदी में बोलते हैं उपचारात्मक क्षेत्राधिकार। इट मीन्स कि जब कोई कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, अपना कोई वर्डिक्ट देती है, अगर वापस से उसके ऊपर याचिका डलती है, पिटीशन डलता है कि ये जो जजमेंट है वो सही नहीं है, तो फिर क्या होता है कि जो कोर्ट होती है वो अपने ही मामले में क्या करती है, फिर से उसको रीचेक करती है। तो उसको कहते हैं क्यूरेटिव ज्यूरिसडिक्शन। तो हम देख लेंगे इसके बारे में। वैसे तो ये एडिटोरियल बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है उसमें, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यूरेटिव ज्यूरिसडिक्शन है, तो हम उसको अच्छे से देख लेंगे। तो ये कुछ हाइलाइट्स है जिसके ऊपर आज हमको चर्चा करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं क्या है आज की पहली न्यूज़। तो पहली न्यूज़, जैसा कि मैंने बताया, एससी बैक्स ईवीएम रूल्स आउट रिवाइवल ऑफ पेपर बैलेट। अभी यहाँ पर मैंने बताया जैसे स्टार्टिंग में ही कि इलेक्शन कमीशन
के अगेंस्ट में, चाहे ईवीएम के अगेंस्ट में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में एडीआर जो है, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है, उसने एक मामला डाला था, पिटीशन डाला था। साथ के साथ में जो अन्य अपोजिशन पार्टियां हैं उन्होंने भी एक पिटीशन डाला था और बोला था कि जो ईवीएम है वो सही से काम नहीं कर रहा, जरूर इसमें कोई ना कोई गड़बड़ी है, इसी की वजह से जो बीजेपी है वो बार बार बहुमत में आ जाती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुनवाई करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि आप आंख बंद करके किसी भी चीज़ पर विश्वास कर लें, और ये भी सही नहीं है कि आप आंख बंद करके किसी भी चीज़ पर विश्वास ना करें। मतलब कि ये है कि हमेशा कुछ इंसान में कमियां भी होती हैं, उसको नज़रअंदाज करके अच्छाइयाँ भी देखनी होती हैं। और ईवीएम जैसा मामला ऐसा है कि जब तक कोई प्रूफ नहीं है तब तक आप ये नहीं बोल सकते कि ईवीएम सही से काम नहीं करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपोजिशन पार्टी को, साथ के साथ में जो भी पिटीशन डाली हुई थी, जिन लोगों ने भी, जिन ग्रुप्स ने, उनको बोला है कि आपको तभी ही ये सारे मुद्दे रखने चाहिए जब क्या हो, आपके पास एक पुख्ता सबूत हो, प्रूफ हो इस बात का कि ईवीएम में गड़बड़ी है। फिलहाल ये जो पिटीशन थी, ये जो याचिका थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया है। साथ के साथ इसमें एक और बात बोली गई है कि जो पेपर बैलेट का प्रयोग करके फिर से इलेक्शन कराए जाने चाहिए, ऐसी मांग थी एडीआर की और अपोजिशन पार्टी की, लेकिन कोर्ट ने उसको भी डिनाई कर दिया है और ये बोला है कि चूंकि इस बार हम 97% ऑलमोस्ट लोग जो है क्या कर रहे हैं, इंडिया में वोट डालने के लिए एलिजिबल हैं। तो अब 97 करोड़ लोग, मान लीजिए 97 करोड़ लोग अगर वोट देने के लिए कैपेबल हैं और सभी को पेपर बैलेट के थ्रू वोटिंग कराई जाएगी, तो मतलब कितने रिसोर्सेज की हानि होगी, पेपर उसके लिए बनाना पड़ेगा। साथ के साथ में इतने बड़े लेवल पे जो अभी तकनीकी चीज़ें उपलब्ध हैं उसके बाद भी हम क्यों पुरानी चीज़ों को लेकर के जाएँ। इतने बड़े लेवल पे इन सारी चीज़ों को कंडक्ट कराना, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की हानि होगी, पैसे की हानि होगी। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी डिनाई कर दिया है। तो ये एक न्यूज़ है। इसी से रिलेटेड एक और न्यूज़ आई हुई है, दो न्यूज़ है ईवीएम से ही रिलेटेड। इसमें क्या बात की गई है, ह्यूमन एरर कैन ऑक्योर इन ईवीएम वीवीपैट सिस्टम। तो कोर्ट ने बोला है ये बात, क्यों बोला है, क्योंकि एक बार अभी जो प्रीवियस 2-3 साल पहले क्या हुआ था कि एक इलेक्शन हुआ था किसी लोकल एरिया में, और वहाँ पर क्या हुआ था कि जो अधिकारी थे उनकी गलती की वजह से कुछ इश्यूज़ हो गए थे और उसकी वजह से पिटीशन गई हुई थी, उसकी वजह से कंसर्न रेस किया गया था। तो उस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हो सकता है कि कई बार ह्यूमन एरर हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ईवीएम पूरी तरीके से गलत ही होगा, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि ईवीएम में पारदर्शिता नहीं है। इलेक्शन के समय में जो इलेक्शन कमीशन है वो इस बात को बिल्कुल मेक श्योर करती है कि ईवीएम में कोई भी किसी तरीके की गड़बड़ी ना हो। तो ये जो 2-3 मामले हैं वो ईवीएम से रिलेटेड आए हैं। अब ये सारे जो न्यूज़ या वर्डिक्ट हैं इसको आप सिर्फ सुनना ही नहीं है आपको, अगर आपसे आंसर राइटिंग में इस तरीके से पूछा जाए, जब भी ईवीएम के बारे में, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में बोला जाएगा, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की जितने भी वर्डिक्ट्स होती हैं, जितने भी जजमेंट होती हैं, उनको आपको वहाँ पे कोट करना है। तो यहाँ पे सिर्फ हम कहानी नहीं सुन रहे हैं, यहाँ पर जो भी चीज़ें हम सुन रहे हैं उसको हमें किस तरीके से यूज़ करना है वो हमारे दिमाग की उपज होनी चाहिए। मतलब कि हम कोई भी डाटा लेते हैं उसको हमें कैसे अपने आंसर राइटिंग में उसको यूज़ कर लेना है, ये हमारे दिमाग का खेल है। तो यहाँ से हमको इस तरीके से वीवीपैट से रिलेटेड कोर्ट के वर्डिक्ट्स को अपने आंसर में कोट करना होता है। ये जो पूरा तीनों टॉपिक है वो जीएस पेपर 2 में आपके आएगा, पॉलिटी से रिलेटेड है। साथ के साथ में जो चुनावी पारदर्शिता वाला टॉपिक आता है उसमें आएगा। अब इनडायरेक्टली ये नहीं आएगा कहीं पे भी आपके जो अगर आप सोचें कि सिलेबस में ये लिखा होगा तो कहीं ना कहीं पर भी ये नहीं लिखा होगा, लेकिन इलेक्शन से संबंधित चीज़ें आएंगी तो वहाँ पर चुनावी पारदर्शिता के बारे में भी बात आएगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी से रिलेटेड है। ठीक है, अगली हमारी न्यूज़ क्या है, एंटरिंग सिंबल्स इन वीवीपैट यूनिट्स कैन नॉट बी इक्वेटेड विथ अपलोडिंग सॉफ्टवेयर। तो देखिए क्या होता है कि जो वीवीपैट्स होती हैं उसमें इलेक्शन के 15 से 20 दिन पहले क्या होता है, सिंबल्स डाले जाते हैं। तो वीवीपैट के अंदर में बिफोर 15 to 20 डेज़ क्या होता है, जो सिंबल्स होते हैं और जो उम्मीदवार होते हैं उनके नाम वगैरह, उनकी फ़ोटो वगैरह को क्या किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है। किसके थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो इसमें बात की गई है कोर्ट के द्वारा, कोर्ट ने ये बोला है कि किसी भी तरीके की पारदर्शिता रहे और अपारदर्शिता ना हो, किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए कोर्ट को या इसके लिए इलेक्शन कमीशन को ये मेक श्योर करना है कि जो भी सिंबल्स होंगे वो क्या होंगे, समान नहीं होने चाहिए, एक जैसे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल उनमें अंतर होना चाहिए। सो दैट क्या हो कि जो भी मतदाता है जो पढ़ा लिखा नहीं है, कई लोगों को नाम पढ़ना नहीं आता, सिर्फ वो चिन्ह देख करके जा करके क्या करते हैं, वोट देते हैं। तो सिंबल ऐसा होना चाहिए कि किसी भी तरीके का कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं हो। तो ये बात बोली है कोर्ट ने। साथ के साथ में
इसमें एक चीज़ ये भी बोली गई है कि जो भी जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, सिंबल जो है वो इंस्टॉल हो जाएंगे, उसके बाद वो पूरा जो वीवीपैट होगा या ईवीएम मशीन होगी उसको क्या कर दिया जाएगा, बिल्कुल सील बंद करके, और जिस भी सेंटर पे वहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं वहाँ पर या इलेक्शन कमीशन को उसको हैंडओवर कर दिया जाएगा। ये सारा काम कौन करेगा, तो कई कंपनियों को दिया जाता है, इस तरीके का टेंडर दिया जाता है वीवीपैट ईवीएम बनाने का, ठीक है, और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का। तो जैसे ही कंपनियाँ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देंगी उनको क्या करना होगा, सील बंद करके उस ईवीएम मशीन को और इलेक्शन कमीशन को सौंप देना होगा। एक और न्यूज़ आई हुई है कि जो भी वीवीपैट जैसे काउंटिंग होती है, हमने एक दो पहले न्यूज़ में देखा हुआ है इसी से रिलेटेड, कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, जो भी क्षेत्र होते हैं जहाँ पे इलेक्शन होता है, वहाँ पर 5% जो वीवीपैट्स होते हैं उनकी गिनती की जाती है। अब मैंने एक बार पहले भी बताया था कि वीवीपैट क्या होता है। जो वीवीपैट्स होते हैं वो एक तरीके की पर्ची होती है। जैसे भी आप वोट देने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वोट जैसे ही आप देते हैं ईवीएम मशीन के थ्रू, तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे आपने वोट दिया उसके बाद एक पर्ची, एक स्लिप निकल के आती है, उसमें आपने जिस भी पार्टी को वोट दिया है उसका नाम, उसकी फ़ोटो और उसका जो इलेक्शन का सिंबल होता है वो आ जाता है ना। तो वो ही चीज़ वीवीपैट में होती है। और जनरली अभी तक क्या रूल है कि जो भी क्षेत्रों में, जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी लोकसभा क्षेत्र होने वाले हैं इस बार आम चुनाव में, वहाँ पर क्या होता है कि 5% वीवीपैट्स की गिनती कर ली जाती है। लगभग 5% जो मतदान केंद्र होते हैं वहाँ से 5% वीवीपैट्स की गिनती कर ली जाती है। अब देखिए 97 करोड़ लोग हैं, 97 करोड़ लोग अगर सभी के सभी वोट देने चले गए तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि लोग बैठ करके, जो भी अधिकारी हैं वो बैठ करके 97 करोड़ वीवीपैट्स की गिनती करें, उसका मैच करें कि हाँ इस व्यक्ति ने इसको वोट दिया है या नहीं दिया है। तो क्या किया जाता है, एक ओवरव्यू निकालने के लिए, एक आइडिया लगाने के लिए 5% जो वोट्स, जो वीवीपैट्स होते हैं उनकी क्या कर ली जाती है, काउंटिंग कर ली जाती है, और इसके थ्रू बता दिया जाता है कि हाँ ये जो चुनाव है वो सही हुआ है और ये सारी चीज़ें मिलान हो रही हैं। तो ये भी मामला था कि ये जो वीवीपैट की गिनती होगी वो कौन करेगा, तो इसकी जिम्मेदारी दी गई है उन सॉफ्टवेयर कंपनीज़ को जिन्होंने ये सिंबल वगैरह इंस्टॉल किया है। क्योंकि उन्होंने इंस्टॉल किया है तो उनको मालूम है सारे रूप होल्स और उनको मालूम है कि क्या कमियां हैं, क्या चीज़ नहीं है, ठीक है। तो जो सिंबल बनाने वाली कंपनी है या फिर जो ईवीएम बनाने वाली कंपनी है उनको ये दिया गया है टारगेट कि उनको ये सुनिश्चित करवाना है कि भैया ये 5% जो वीवीपैट्स है इनका मिलान कर लिया गया है और इसमें किसी भी तरीके की गड़बड़ी नहीं हुई है। तो ये ईवीएम से रिलेटेड और वीवीपैट से रिलेटेड 2-3 न्यूज़ थी जिसको हमने डिस्कस किया यहाँ पर। अभी तो लेकिन हमने केवल इंफॉर्मेटिव डाटा देखा, जो न्यूज़ चल रही है उसको देखा। अब हमारे एग्ज़ाम में यहाँ से किस तरीके से प्रश्न बनेंगे, तो एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं हिस्ट्री से। एक तो हिस्ट्री, दूसरा होता है मैकेनिज़्म यानी कि साइंस से रिलेटेड, जो उसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है उससे रिलेटेड। तो ईवीएम में क्या है, ईवीएम की हिस्ट्री क्या है कि सबसे पहले 1977 में इस तरीके की कोई तकनीक, इस तरीके की कोई प्रौद्योगिकी लाने की बात की गई थी, सोचा गया था आयोग के द्वारा। 1977 की बात है ये। उसके बाद क्या हुआ, हम्बी हनीफा एक व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था, 1980 में क्या किया था, पहली बार ईवीएम के यूज़ की बात की थी और पहली बार ईवीएम यूज़ किया था। कहाँ पर हुआ था, तो याद रखिएगा स्टेटमेंट में आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि केरल में। तो केरल में सबसे पहले 1980 में ये सोचा गया था और 1981 में जब केरल में विधानसभा चुनाव हुए थे तो वहाँ पर क्या किया गया था, ईवीएम को सबसे पहले यूज़ किया गया था। तो ये एक इन्फॉर्मेटिव डाटा है, आपको पता होना चाहिए, एग्ज़ाम में आपसे ये प्रश्न बन सकता है। उसके बाद फिर टाइम पे डेवलपमेंट होते गए। 1989 में क्या हुआ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि भेल जो है, साथ के साथ में अन्य कुछ कंपनियाँ थी जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इन दोनों ने मिल करके क्या किया, चुनाव आयोग के लिए एक ईवीएम मशीन बनाया। तो इस तरीके की कोई हिस्ट्री रही। उसके बाद में क्या हुआ, अब जब चुनाव इस तरीके से कंडक्ट कराना है तो आपको पता है कि हमारे यहाँ चुनाव के लिए क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है 1951 का। 2 एक्ट है, एक तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 का है और दूसरा है 1951 का। तो 1950 में किसके बारे में बात की जाती है, जनता पहले आती है, इसलिए जनता से संबंधित सारे चुनावी मामले किस में होते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 में, यानी कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में। उसके बाद जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 है, उसमें जो उम्मीदवार होते हैं, जो नेता होते हैं, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, उनसे रिलेटेड सारे रूल्स एंड नॉर्म्स यहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो इसमें बदलाव करने की ज़रूरत थी क्योंकि अब तक जो इलेक्शन हो रहा था वो क्या हो रहा था, पेपर बैलेट के थ्रू हो रहा था। एक पर्ची होती थी, अगर
आपको याद होगा, आपने कभी कॉलेज वगैरह में अपने यूथ जो इलेक्शंस होते हैं उसमें अगर वोट दिया होगा तो अभी भी वहाँ पर ऐसा चलता है कई जगहों पे कि वहाँ पर भी वो पर्चे सिस्टम होती है जिसमें इलेक्शन सिंबल इंक वाली होती है और फिर आप वहाँ पर जाकर उसको ठप्पा लगाते हैं और फिर वो आपका वोट निकल के आता है ना। तो उसी तरीके से पहले पेपर बैलेट के थ्रू इलेक्शन होते थे और अब ईवीएम के थ्रू होने लगा है। तो इसको बदलाव करने के लिए 1988 में इस आरपीए एक्ट में क्या कर दिया गया, धारा 61A को जोड़ दिया गया। तो धारा 61A जोड़ने के बाद से ही क्या हुआ, ईवीएम के थ्रू काम करना शुरू हुआ। और धारा 61A किससे रिलेटेड है, जो भी आईटी से रिलेटेड है। धारा 61A जो है वो आईटी एक्ट से रिलेटेड है, यानी कि जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया, बदलाव किया गया, इसमें ये चीज़ें जुड़ी गई कि अब जो है चुनाव वो तकनीकी माध्यम से किया जाएगा। तो ये जो है ईवीएम की हिस्ट्री है। अब क्वेश्चन आपसे ऐसे ही बनता है, इसी तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। अगला फिर क्या हुआ, वीवीपैट के बारे में। तो वीवीपैट क्या है, बैलेट बॉक्स कैप्चरिंग और गलत वोट डालने की समस्या को हल करने के लिए इसको बनाया गया था। मैंने पहले ही बताया कि वीवीपैट में होता क्या है, जब भी आप वोट देते हैं तो उस मतदाता के द्वारा क्या होता है, जिस पार्टी को वोट दिया गया है उसका चुनाव चिन्ह और जिस व्यक्ति को दिया गया है उसकी फ़ोटो वगैरह आ जाती है। ठीक है, तो ये है हमारी 2-3 न्यूज़ थी इससे रिलेटेड। और हमारे लिए यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता था, हमने उसको यहाँ पर डिस्कस किया। अब चलते हैं हम अपने अगले न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ क्या है, छोटी सी न्यूज़ है जो कि मैंने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा है और ये पूछा है कि अगर इस बार नोटा को सबसे ज़्यादा वोट मिल जाते हैं तब आप क्या करेंगे। तो नोटा के बारे में हम जान लेते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री जो इसी एडिटोरियल में, इसी आर्टिकल में दी गई है। क्या बात की गई है, पहली बात तो नोटा का फुल फॉर्म क्या होता है, नन ऑफ द अबव, यानी कि जो भी 4-5 उम्मीदवार होते हैं, अगर हमें उनमें से किसी को भी नहीं चुनना है तो हम जा करके क्या कर देते हैं, नोटा के ऊपर बटन दबा देते हैं। ठीक है, तो नोटा की शुरुआत कब हुई थी, सबसे पहले 2013 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इससे पहले ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था, मतलब अगर 4 उम्मीदवार हैं उनमें से एटलीस्ट 1 को आपको चुनना ही चुनना है। लेकिन 2013 में क्या हुआ, 2013 में नोटा की शुरुआत की गई और नोटा के थ्रू जनता को ये दिया गया अधिकार कि वो चाहे तो सभी पार्टियां जो भी उसको पसंद नहीं है तो वो चाहे तो क्या कर सकती है, उनको नज़रअंदाज करके हटा करके नोटा के ऊपर वोट कर सकती है। तो शुरुआत कब से हुई, ध्यान में रखिएगा, नोटा की शुरुआत हुई है 2013 में। उसके बाद में समय समय पर इससे रिलेटेड मामले आए, कई जगह पे ऐसा हुआ कि नोटा को सबसे ज़्यादा वोट मिले। फिर वहाँ पर क्या होता है कि जब नोटा को सबसे ज़्यादा वोट होते हैं तो अभी ऐसा कॉन्सेप्ट चलता है कि जो नोटा के बाद में जो मोस्ट हाईएस्ट, जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वोट जिस पार्टी को मिले होते हैं उसको विनर घोषित कर दिया जाता है। तो इस तरीके से अभी फ़िलहाल काम चलाऊ वाला काम चल रहा है, मतलब कि अभी कोई रूल्स नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। इस वजह से क्या हो रहा है, जो इलेक्शन कमीशन है वो क्या करती है, अगर नोटा को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं तो उसके बाद जो जिस भी पार्टी को, मान लीजिए सपोज़ बीजेपी को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं नोटा के बाद, आफ्टर नोटा मान लीजिए नोटा को 35% मिल गया और बीजेपी को 30 मिल गया, उसके बाद में कांग्रेस जो है उसको अगर 25 मिल गया, तो सबसे ज़्यादा नोटा के बाद में हाईएस्ट वोट किसके पास है, बीजेपी के पास है। तो बीजेपी को क्या किया जाता है, विनर घोषित कर दिया जाता है। तो अभी तक ये कॉन्सेप्ट चलता है। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से फ़िलहाल जवाब मांगा है कि बताइए अब अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो क्या आपने कुछ ऐसा सोच रखा है कि नहीं सोच रखा है। ठीक है, अब चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ हमारी क्या है, अडॉप्ट ज़ीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म इंडिया एट SCO मीटिंग। तो जो SCO है, जो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशंस है, उसकी मीटिंग हुई है और वहाँ पर क्या बात की गई है, इंडिया के द्वारा ज़ीरो टॉलरेंस की बात की गई है। ज़ीरो टॉलरेंस किसके खिलाफ, टेररिज्म के खिलाफ। टेररिज्म, आतंकवाद हमारे लिए भी समस्या है और बहुत सारे देशों के लिए समस्या है। अमेरिका में जब तक ओसामा बिन लादेन ने हमला नहीं किया था उसके पहले अमेरिका इस चीज़ को नकारता रहता था कि नहीं, टेररिज्म जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। और जब हम इंडिया के द्वारा पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशंस लगाए जाते थे कि वो आतंकवाद को प्रमोट करता है तो वहाँ पर अमेरिका जो है वो पाकिस्तान का सपोर्ट कर देता था कि नहीं नहीं, इंडिया तो गलत बोल रहा है। लेकिन जब उसके ऊपर ओसामा बिन लादेन ने वहाँ पर हमला किया उसके बाद से अमेरिका की भी आंखें खुली, उसको पता चला कि वाह, टेररिज्म जैसी भी कोई चीज़ होती है और इसको प्रमोट कौन कर रहा है, पाकिस्तान में कुछ ऐसे संगठन है जो इसको प्रमोट कर रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड SCO पे भी अभी बात चल रही है। SCO की मीटिंग हुई थी जिस पे क्या हुआ है, टेररिज्म को जीरो टॉलरेंस
की नीति अपनाने के लिए बात की गई है। और इंडिया हमेशा इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो रेस करता रहता है। अब हमारे लिए इस टॉपिक से इम्पॉर्टेंट क्या है, पहली बात तो ये है कि ये जो पूरा टॉपिक है ये जीएस पेपर 2 में आपके ऑर्गेनाइजेशंस वाला जो भी टॉपिक होगा उससे रिलेटेड होगा, ठीक है। उसके बाद में हमारे लिए दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एससीओ क्या है, एससीओ के बारे में जानना जरूरी है क्योंकि प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो एससीओ क्या है, एससीओ जो है एक संगठन है। किस तरीके का संगठन है, यहाँ पर क्या होता है, जो भी मामले हैं चाहे वो टेररिज्म हो, चाहे वो तकनीक हो, संचार हो, जैसे कि ब्रिक्स है, ब्रिक्स में जितने भी कंट्रीज़ हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के बीच में टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र करते हैं, शेयरिंग करते हैं। उसी तरीके से एससीओ भी है जिसमें जितने भी सदस्य हैं, वर्तमान में ऑलमोस्ट 9 कंट्रीज़ हैं और ये 9 कंट्रीज़ क्या करती हैं, एक दूसरे के साथ में तकनीक का साझाकरण करती हैं। जो भी परेशानियाँ हैं उनकी, वेदर इट इज़ टेररिज्म, रिलेटेड टू टेररिज्म और अदर जो भी मैटर्स होते हैं उसमें वो क्या करती है, एक दूसरे के साथ में शेयर करती है टेक्नोलॉजीज़ को, साथ के साथ में जो भी चीज़ें वो कर सकते हैं एक दूसरे के लिए उसको करते हैं। तो हम देख लेंगे यहाँ से कि एससीओ क्या होता है। और साथ के साथ में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि क्या हुआ, कब हुआ, मतलब कि एससीओ में क्या बात हुई, इम्पॉर्टेंट कुछ अगर चीज़ हो जाती है तो साथ के साथ में कब हुई और कहाँ पर हुई। तो एससीओ की मीटिंग ऐसे डेट तो नहीं पूछी जाएगी लेकिन ये ज़रूर पूछा जाता है कि कहाँ पर हुई। तो पिछली बार कहाँ पर हुआ था, 2023 वाला जो हुआ था वो हुआ था गोवा में, इंडिया में हुआ था, गोवा में हुआ था। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कई बार पीछे जाकर भी पूछ लिया जाता है कि पिछला जो एससीओ की मीटिंग कहाँ पर हुई थी, ठीक है। और अभी कहाँ पर हुई है, कजाकिस्तान के अस्थाना में हुई है, तो ध्यान में रखिएगा इसको। अब देख लेते हैं कि एससीओ की बारे में क्या है। तो एससीओ क्या है, संघाई सहयोग संगठन है, इसका फुल फॉर्म। स्थापना कब हुई है इसकी, 2001 में स्थापना हुई है। और किस तरीके का संगठन है, तो क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। अंतर सरकारी संगठन कहने का क्या मतलब होता है कि इस संगठन में जितने देश हैं उनके जो गवर्नमेंट लेवल के जितने भी लोग होते हैं वो यहाँ पर मिलते हैं और अपने क्षेत्र की समस्याओं को यहाँ पर रेज करते हैं, ठीक है। स्थापना कब हुई है, 2001 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट में इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं, तो देखिए अभी 9 कंट्रीज़ फिलहाल में है इसमें। लेटेस्ट यहाँ पर ईरान जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि लेटेस्ट कौन सा मेंबर ऐड हुआ है इसमें, तो ईरान जो है वो एससीओ में लेटेस्ट शामिल हुआ है। अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन से देश हैं, क्योंकि आपसे कई बार ऑप्शन दे करके 4-5 कंट्रीज़ के नाम दे देता है और पूछ लेता है कि बताइए इनमें से एससीओ में कौन शामिल है, कौन शामिल नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि एससीओ में चाइना है, भारत है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रशिया है, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और फिर लेटेस्ट मेंबर जुड़ा है ईरान। तो जितने भी ये किस्तान वाले हैं, जैसे कजाकिस्तान हुआ, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सारे जो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, साथ के साथ में जो रशिया है उसके साथ भारत और चाइना, ये 3 दोस्त, चाइना को हम दोस्त मान लेते हैं क्योंकि दोस्त का दोस्त होता है, और रशिया और चाइना के अच्छे संबंध है, ठीक है। तो भारत, चाइना, रसिया और उसके बाद ये जो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, उसके बाद में पाकिस्तान भी है जो हमारा घनिष्ठ मित्र है, तो पाकिस्तान, और लेटेस्ट मेंबर कौन जुड़ा हुआ है, ईरान। तो ये 9 कंट्रीज़ हैं जो फिलहाल एससीओ की मेंबर हैं। तो आपको पता होना चाहिए जब भी कोई न्यूज़ हम पढ़ते हैं उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनते हैं आपको मालूम होना चाहिए। और ये मालूम कब होता है, जब आप प्रीवियस ईयर को अच्छे से एनालिसिस करते हैं। मैंने पहले भी बोली हुई ये बात, मैं हमेशा बोलती हूँ, बार बार बोलती हूँ कि भले आप टेस्ट 2-4 कम लगा लीजिए लेकिन आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, उसको बार बार मल्टीपल टाइम्स, ऐसा होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन रट जाने चाहिए कि हाँ ये तो इस साल पूछा गया था, ये इस साल पूछा गया था। उससे क्या होता है, आपको पता चलता है कि आपको अपनी तैयारी किस डायरेक्शन में लेकर चलनी है, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने अगले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। ये जो टॉपिक है ये सोलर के बारे में बात कर रहे हैं। अब सोलर रेडिएशंस के थ्रू पावर जनरेशन की बात है। जीएस पेपर 3 में आपके साइंस से रिलेटेड ये टॉपिक रहेगा, ठीक है। और साइंस में आपके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये पावर जनरेशन की बात करता है। हमने प्रीवियस कुछ आर्टिकल्स में पढ़ा हुआ है कि इंडिया में जो है पावर कंजप्शन बढ़ रहा है लेकिन पावर जनरेशन कम हो रहा है। इसका खामियाजा क्या हो रहा है कि जो कंपनियाँ हैं, एक तो बिजली कंपनियाँ ऐसी हैं जो क्या है डूब रही हैं। डूब क्यों रही हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का जनरली मुद्दा ही ये होता है जब भी इलेक्शन
आता है तो उनका मुद्दा ये बन जाता है कि हम मुफ्त में बिजली बांटेंगे। मुफ्त में बिजली तुम बांटोगे कैसे? आप तो बांट दोगे, लेकिन जो कंपनियां हैं जिन्होंने इसको जनरेट किया है उनकी जो कॉस्ट लगी है बेचारे वो क्या करेंगे? तो गवर्नमेंट बोल देती है मुफ्त में बिजली बांटने के लिए, लेकिन जो कंपनियों का कॉस्ट लगता है वो तो फिर उनको मिल नहीं पाता है। इस वजह से जो पावर जनरेशन सेक्टर में जो कंपनियां हैं वो कहीं ना कहीं जा रही हैं डूबते खाते के अंदर। फिलहाल ये न्यूज़ हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए आज क्या न्यूज़ है? न्यूज़ ये है कि स्टडी से सोलर रेडिएशंस अवेलेबल फॉर प्रोड्यूसिंग पावर फॉलिंग इन इंडिया। तो अभी बात की गई है, एक स्टडी आई है जिसमें बात की गई है, किसकी स्टडी है? पहली बात तो ये IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है, जो कि मौसम से संबंधित विभाग है, वो बता रहा है कि इस बार क्या हो रहा है, सोलर रेडिएशंस इंडिया में कम मिल रही है और उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो पावर जनरेशन है, रिन्यूएबल सोलर एनर्जी की बात जब हम कर रहे हैं तो पावर जनरेशन कम हो रहा है। बहुत बड़ा कंसर्न है। साथ के साथ में इसमें कुछ बातें बोली गई हैं कि क्यों ये हमारे लिए कंसर्न है, बिकॉज हमने 2030 तक क्या बोला है कि 500 गीगावाट हम रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट कर लेंगे। तो 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट कर लेंगे। अब रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा में सबसे बड़ा स्रोत आपको सनलाइट ही दिखाई देता है, क्योंकि हम ट्रॉपिकल एरिया में रहते हैं और सबसे ज़्यादा सूर्य की किरणें हमको ही प्राप्त होती हैं लंबे समय तक के लिए, है ना। तो हम सबसे ज़्यादा रिलाई किसके ऊपर करते हैं? सोलर एनर्जी के थ्रू ही पावर जनरेशन पे हम रिलाई करते हैं। टारगेट हमने 2030 तक क्या किया है? 500 गीगावाट प्राप्त करने का रख लिया है। लेकिन अब ये स्टडी आ रही है कि सोलर रेडिएशन हमको कम मिल रही है, तो इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा कि हमारा जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं रीच नहीं हो पाएगा। तो इसके बारे में बात की गई है। तो हम देख लेंगे कि हमारे अभी क्या पावर जनरेशन से रिलेटेड मुद्दे हैं। तो ये जो टॉपिक है यहाँ पर क्या इम्पॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो पॉइंट हम देखते हैं। सबसे पहले कि उष्णकटिबंधीय बेल्ट में स्थित भारत को कितने दिन लगातार 300 दिनों तक, अब सोच लीजिए कि 365 डेज़ का तो क्या होता है, एक साल होता है, लीप ईयर हो तो 366 हो जाता है ना। तो 300 दिनों तक हमें लगातार सूर्य की किरणें मिलती है। एक बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी हमारे लिए एडवांटेज है, ये सौर विकिरण मिलती है। ठीक, साथ के साथ में अभी क्या हो रहा है, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार क्या हो रहा है, भारत में वर्तमान स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता कितनी है हमारी? 26,025। तो 26,025 मेगावाट है अभी फ़िलहाल में हमारी सौर ऊर्जा क्षमता, यानी कि हम सौर ऊर्जा के माध्यम से इतना मेगावाट यानी कि 26,000 मेगावाट एनर्जी जनरेशन कर सकते हैं। कब तक के लिए? 2019 तक हमने ये कर लिया है। ठीक है, लेकिन हमारी मांग क्या है? हमारी मांग 34% की है, मतलब कि लगभग 75,000 तक की मांग है। तो अभी वो धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर आप देख लीजिए 2019 से लेकर के तो क्या हो रहा है, मांग पहले 26,000 हुआ करती थी और अभी क्या है, हमारी मांग 75,000 है। तो 26,000 हम अभी तक कर रहे हैं जनरेशन और मांग कहाँ जा रही है? 75,000, यानी कि बहुत बड़ा गैप है जिसको प्राप्त करना हमारे लिए ज़रूरी है। अब क्या है, इसको देखते हुए हमारे को बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं और हम क्या कर रहे हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि हम क्या करें, सोलर एनर्जी के थ्रू हम क्या करें, अपना पावर जनरेशन करें। इसके लिए आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा कि बहुत सारे हम तरीके से स्कीम्स चला रहे हैं। जैसे बिल्डिंग्स के ऊपर में हम क्या कर रहे हैं, रूफ टॉप जो है सोलर ट्रांसप्लांट करने के काम कर रहे हैं। हम जो हम पैनल लगाते हैं जहाँ पे छत के ऊपर में गवर्नमेंट सब्सिडाइज रेट पे क्या करती है, जो छतों के ऊपर में जो सोलर पैनल्स होते हैं उसको इंस्टॉल कराने के लिए पैसे देती है या सब्सिडी देती है ना। तो ये सारे टारगेट्स क्यों अपनाए जा रहे हैं? क्योंकि हमारी डिमांड अभी कितनी है और हमारा जो प्रोडक्शन कितना है, इसको ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो ये इंडिया के अभी कंसर्न है और अभी ज़्यादा कंसर्न इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि अब रिपोर्ट आ गई है IMD की, जिसमें ये बता दिया गया है कि सोलर रेडिएशन हमें कम प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं ऊर्जा सुरक्षा। अब ये सारा मुद्दा रिलेट कहाँ करता है, जब भी कोई एनर्जी से रिलेटेड बात आती है तो सबसे पहले एनर्जी सिक्योरिटी की बात आती है। और एनर्जी से एनर्जी सिक्योरिटी कैसे बन गया? एनर्जी सिक्योरिटी कहने का मतलब ये है कि पहले ऐसा होता था कि घर में लाइट की ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी कट जाती थी, पंखे की ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी कट जाती थी। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि अगर 5 मिनट आपके लिए पंखा बंद कर दिया जाए, स्पेशली गर्मियों में, तो हालत ख़राब हो जाएगी आपकी, मतलब आप नहीं रह पाओगे। तो अब जो एनर्जी है वो क्या है, एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ अपना ध्यान खींचती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन बचाने के लिए ये एक तरीके से सुरक्षा कवच है। ठीक है, तो जब भी हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं तो इसको कैसे पढ़ना है, जब भी आपसे एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो जब आप आंसर राइटिंग करेंगे उसको आपको एनर्जी सिक्योरिटी से जोड़ना है, उसको आपको इकोनॉमी से जोड़ना है। इकोनॉमी से भी क्यों जोड़ना है? क्योंकि जनरली क्या होता है, देखा होगा आपने
कि हम हमेशा क्या करते हैं, जो भी हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं जैसे कि श्रीलंका हुआ, नेपाल हुआ, बांग्लादेश हुआ या फिर भूटान हुआ, ये जो 3-4 कंट्रीज़ हैं जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट हैं कुछ मामलों में, तो हम क्या करते हैं उनको एनर्जी और बिजली वगैरह का भी क्या करते हैं, शेयर करते हैं ना, और कई बार बेचते भी हैं। तो ये हमारे लिए इकोनॉमिकल भी एक बेनिफिट रखता है एनर्जी सेक्टर, इसलिए हम ये पूरा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। जब भी हम पढ़ते हैं कोई भी टॉपिक, हमको उसको मल्टी डायमेंशनल वे में क्या करना होता है, लिंक करना होता है, ठीक है। बाकी जो कंसर्न है वो है ही। अब हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा सोलर रेडिएशन का, तो सोलर रेडिएशन में मैंने बताया सोलर पैनल्स होते हैं। सोलर पैनल्स कैसे होते हैं, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बना होता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, आपने देखा होगा कि खेत होता है या फिर कोई खुली ज़मीन होती है, वहाँ पर इस तरीके के सोलर पैनल्स लगे होते हैं। सोलर पैनल्स थोड़े से तिरछे से लगे होते हैं। तिरछे क्यों लगे होते हैं, क्योंकि जो हमारा सन है वो खुद 23.5 डिग्री कर्क रेखा के ऊपर में टिल्टेड है, और हमारी जो रेडिएशन है, सूर्य की किरणें हैं, वो भी टिल्टेड फॉर्म में मिलती हैं। तो सोलर पैनल्स को भी थोड़ा टिल्ट करके लगाया जाता है, ठीक है। और टिल्ट करके इसलिए लगाया जाता है ताकि सनलाइट जो है वो सीधे सीधे यहाँ पर आकर के मिले, ठीक है। तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये चीज़ें पूरा सेटअप लगता है, इसमें एक चीज़ का यूज़ होता है सोलर फोटोवोल्टिक का। तो सोलर फोटोवोल्टिक से आपके लिए प्रश्न बन सकता है कि ये क्या होता है। तो सोलर फोटोवोल्टिक होता है एक तरीके का, ये कोशिकाएं हैं, किस तरीके की, सौर विकिरण से बनने वाली। और ये सौर विकिरण कोशिकाएं बनती किससे हैं, तो सनलाइट से, यानी कि सूर्य की रोशनी से इस तरीके की ये कोशिकाएं बनाई जाती हैं। और इसका यूज़ क्यों किया जाता है, तो बिजली के उत्पादन में इसका यूज़ किया जाता है। यानी कि सोलर रेडिएशंस जो मिलती हैं, सूर्य की किरणें जो मिलती हैं, उसको क्या कर लिया जाता है, बिजली में यानी कि इलेक्ट्रिसिटी में ट्रांसफॉर्म कर लिया जाता है, परिवर्तित कर लिया जाता है। किसके माध्यम से, सोलर फोटोवोल्टिक के माध्यम से। तो ध्यान में रखिएगा, कुछ की टर्म्स होते हैं जिनसे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ के साथ एक और की टर्म होता है सौर थर्मल का। तो सौर थर्मल क्या होता है, ये एक तरीके का पावर सिस्टम होता है जिसमें क्या होता है, जो भी सौर ऊर्जा सिस्टम के रूप में इसको जाना जाता है। और इसमें क्या होता है, बिजली का उत्पादन करने के लिए उच्च तापमान ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो 2-3 की टर्म्स होते हैं, यहाँ से भी आपके लिए क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये पूरा टॉपिक था सोलर एनर्जी से रिलेटेड। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हमारा क्या है, इंडियाज़ पेटेंट फाइलिंग क्लेम्ड 24.6% टू 83,000 इन फाइनेंशियल ईयर 2023। अभी नेस्कॉम की एक रिपोर्ट आई है। नेस्कॉम से पहले एक और रिपोर्ट हमने देखी है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, वो भी इस तरीके के पेटेंट से रिलेटेड क्या करता है, रिपोर्ट जारी करता है। फिलहाल ये रिपोर्ट नेस्कॉम की है। नेस्कॉम ने बताया है कि हमारे यहाँ जो पेटेंट है, इंडिया में जो पेटेंट फाइलिंग है वो क्या हो गया है, 24.6% राइज हो गया है। पेटेंट फाइलिंग का मतलब है कि जब मैं या आप कोई आविष्कार करते हैं, ऐसा आपको लगता है कि ये चीज़ आपने बनाई है, इससे पहले तो दुनिया में किसी ने बनाई ही नहीं है, तो आप क्या करते हैं, उसको पेटेंट के लिए फाइलिंग करते हैं। मतलब कि हम अपना वो, उस पर हमको कॉपीराइट मिल जाए, उस पर हमारा एकाधिकार हो जाए, उसके लिए हम रजिस्टर्ड करवाते हैं खुद को। तो ये जो रेशियो है अभी बढ़ गया है, नेस्कॉम की ऐसी रिपोर्ट कहती है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये डाटा है। आप चाहे तो अपने आंसर राइटिंग में इस तरीके की चीज़ें कोट कर सकते हैं कि कितने % बढ़ी है। जनरली याद नहीं होता है कि बिल्कुल एग्ज़ाम में, स्पेशली जब मेंस का टाइम आता है, तो इतने सारे डेटा हमारे दिमाग में फीड होते हैं कि हमें ये याद नहीं रहता कि 24% था या 24.6% था। तो हम क्या कर लेते हैं, राउंड फिगर में देख लेते हैं कि ऑलमोस्ट 25% का क्या हो गया है, राइजन अप हो गया है, किसमें, पेटेंट फाइलिंग में। तो ये हमारे लिए एक आंकड़ा यहाँ से इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे लिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। सबसे पहले बनता है कि पेटेंट है क्या, पेटेंट क्या है, किस तरीके से बनता है, इंडिया में क्या ऐसे अधिनियम है, एक्ट है जिसके थ्रू इसको पाया जा सकता है। तो सबसे पहले तो पेटेंट क्या है, 1911 में यानी कि 1911 में इसकी शुरुआत हुई है। क्या होता है इसमें, जो भी भारतीय पेटेंट और डिज़ाइन अधिनियम है 1911 का, उसके थ्रू हम पेटेंट लेते हैं। किया क्या जाता है इसमें, जो भी ट्रेड होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई डिज़ाइन आपने, कोई लोगो बना दिया, कोई प्रोडक्ट आपने बना दिया, तो अलग अलग कैटेगरीज में पेटेंट दिया जाता है, ठीक है। तो पेटेंट, डिज़ाइन, ट्रेडमार्क्स, ये सारे काम क्या है, पेटेंट के थ्रू आपको मिलते हैं। पेटेंट के थ्रू उसके ऊपर आपको एकाधिकार मिल जाता है। देता कौन है ये, तो एक
नियंत्रक होते हैं, महानियंत्रक होते हैं जो इस तरीके का काम करते हैं, इनको हिंदी में कहते हैं रजिस्ट्रार। तो रजिस्ट्रार जो होता है वो क्या करता है, पेटेंट देने का काम करता है। उसके बाद क्वेश्चन बनता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है कलकत्ता में। तो कलकत्ता में इसका मुख्यालय है, अन्य भी जगह इसकी शाखाएँ हैं, जैसे कि न्यू दिल्ली में भी है, चेन्नई में भी है और मुंबई में भी है, लेकिन मेन जो मुख्य कार्यालय या फिर मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पर है, कलकत्ता में। अब आप लोगों को मैं जो ये पॉइंट्स बता रही हूँ ये आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं स्टेटमेंट वाइज, इसलिए आपको अच्छे से इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। और जो महानियंत्रक होता है वो क्या होता है, अधिनियम के प्रशासन की निगरानी करता है। मतलब किसी ने पेटेंट फाइल किया है तो ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके उसको वो एकाधिकार दे दिया जाता है, पहले उसकी चेकिंग होती है, रिसर्च होती है कि हाँ इस तरीके का प्रोडक्ट इससे पहले कभी भी नहीं बना है और जो चीज़ें ये बंदा या बंदी क्लेम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो उसको जब वो बिल्कुल मेक श्योर कर लेते हैं जो रजिस्ट्रार होते हैं, उसके बाद ही पेटेंट दिया जाता है। तो हमारे लिए क्वेश्चन यहाँ से बनता है, जिस तरीके के क्वेश्चन हमसे बनते हैं उस तरीके की हम चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ था, पहले जो है केवल उत्पादों के लिए पेटेंट दिया जाता था, 2005 में उसमें थोड़े से संशोधन किए गए और दवाओं से रिलेटेड भी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें भी कुछ संशोधन किए गए हैं और उनको भी पेटेंट देने की बात की गई है। तो ये पेटेंट से रिलेटेड चीज़ हुई। अब दूसरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या थी, क्योंकि ये रिपोर्ट नेस्कॉम ने जारी की थी तो नेस्कॉम के बारे में जानना भी हमारे लिए ज़रूरी था। तो क्या है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज़। ये नेस्कॉम एक गैर लाभकारी उद्योग संघ है और यहाँ पर क्या होता है, जो भी नेस्कॉम का मेन काम ही है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी मार्केट में चीज़ें चल रही होती है, तकनीक चल रही होती है, उसको रेगुलेट करने का काम नेस्कॉम करती है। तो नेस्कॉम की स्थापना कब हुई है, 1988 में हुई है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड ये सारे मामले देखता है, सॉफ्टवेयर सेवाएं, आईटी क्षेत्र में जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसको ये देखता है। अगली जो हमारी न्यूज़ है छोटी सी है ये, क्योंकि इसमें जो आर्टिकल में दी गई है चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें केवल एक बात बोली गई है क्यूरेटिव ज्यूरिसडिक्शन के बारे में। तो क्यूरेटिव ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है, सबसे पहले तो 2002 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके पहले इंडियन जुडिशरी में इस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था और इसको हिंदी में क्या करते हैं, इसको कहते हैं उपचारात्मक क्षेत्राधिकार। उपचारात्मक क्षेत्राधिकार नाम से ही स्पष्ट है, कभी भी कोई बीमारी हो जाती है उसके बाद ही तो उसका उपचार या ट्रीटमेंट करते हैं ना। तो बिल्कुल वैसे ही है कि कोर्ट जब होता है, मान लीजिए वो हाई कोर्ट हो, निचली अदालत हो, वो एक वर्डिक्ट देती है, कोई मामला आता है उसके ऊपर सुनवाई करते हैं, उसकी जजमेंट देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि कोई इंसान है, जो पार्टी है, दो पार्टियां होती हैं, उनमें से कोई भी एक पार्टी अगर उस जजमेंट से खुश नहीं है तो वो क्या करती है, उससे बड़े अपर अदालत या अपर कोर्ट में क्या करती है, अपना एक पिटीशन फाइल करती है या अपना कंसर्न लेकर के जाती है, ठीक है। तो जब कोई भी मामला जो कोर्ट ने खुद ही अपना वर्डिक्ट दिया हो और फिर उसी वर्डिक्ट को वापस से वो क्या कर दे, खोल दे, उसे वापस से उसको बदल दे, तो उसको कहते हैं क्यूरेटिव ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि उपचारात्मक क्षेत्राधिकार। तो ये जो आर्टिकल है बहुत ही इंपॉर्टेंट, कुछ फैक्ट उसमें नहीं है, लेकिन हमारे लिए यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया कि 2002 में इस तरीके का कॉन्सेप्ट आया, इससे पहले ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था। इसमें होता क्या है कि भारतीय कानून के तहत समीक्षा की सख्ती से अलग है। देखिए, एक तो होता है न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा अलग है और ये जो उपचारात्मक चीज़ है वो अलग है। न्यायिक समीक्षा में क्या होता है कि कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट होती है जो मामला ऊपर लेके जाती है और जो अपर कोर्ट होती है वो उसको देखती है कि हाँ सामने वाले ने सही जजमेंट दिया है या नहीं दिया है। लेकिन उपचारात्मक क्षेत्राधिकार में क्या होता है कि कोर्ट अपने ही मामले को बदल देती है। अब अपने ही मामले को कैसे बदल देती है, अपने ही वर्डिक्ट को, कि कई बार होता है कि जैसे जैसे डेट बढ़ती है, समय बढ़ता है या एक एरा बढ़ता है ना, उसके बाद चीज़ें सोसाइटी में बहुत चेंज होती है। जैसे कि आप LGBTQ के बारे में देखेंगे, अगर आपसे 50 साल पहले किसी ने पूछा हो इस तरीके के बारे में, या 377 जो धारा है उसको लीगलाइज करने के बारे में, तो शायद कोर्ट उस समय क्या करती, इसको लीगलाइज नहीं करती। लेकिन अभी चूँकि मॉडर्नाइजेशन का ज़माना है, हर इंसान को ये हक है कि वो अपने जो फेवरेट जो हैं उनके साथ रह सके, जिससे वो प्यार करते हैं, अपने लव्ड वंस के साथ रह सकें। तो उसलिए इस समय की देखते हुए, इस समय को, इस आधुनिकता को देखते हुए कोर्ट ने क्या किया, अपने मामले को बदल दिया। तो वही मामला है उपचारात्मक क्षेत्राधिकार का, मतलब अपने ही किसी वर्डिक्ट को, अपने ही किसी मामले को कुछ समय पहले कोर्ट ने कुछ और बोला था और अभी के हिसाब से, अभी की आधुनिकता को देखते हुए उसमें बदलाव कर दिया।
अब इसके पूरे उद्देश्य क्या होते हैं, तो दो उद्देश्य हैं इसके। पहला तो है कि न्याय के दुरुपयोग को रोकना है, दूसरी बात यह है कि प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकना है। कि कई बार ऐसा होता है कि जो कोर्ट होती है वो गलत तरीके से प्रोविजंस को फॉलो करके, या कई बार होता है कि अब हर व्यक्ति अलग होता है ना, जज भी हैं उनमें भी अलग माइंडसेट है, उनकी भी अपनी अलग सोचने की शक्ति है, अलग क्षमता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कई बार चीज़ें गलत हो जाती हैं, किसी जज से जाने अनजाने में कुछ गलत जजमेंट्स हो जाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें ना हो, इससे बचने के लिए क्या होता है इस क्यूरेटिव जुरिस्डिक्शन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो हमारे लिए ये की टर्म इंपॉर्टेंट था, उसके पीछे इतनी कहानी जो मैंने बताई उसको इन शॉर्ट में आपको बता दिया कि इसके लिए क्यों इसका यूज़ किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उसको हमने अच्छे से डिस्कस किया है। जो भी हमारे लिए एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट थे उसको हमने देखा है, क्वेश्चंस देखे हमने, उसके बैकग्राउंड में जा कर के देखा। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए द क्लासमेट गुरु चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।